सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। फ्रिक्शन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और फ्रिक्शन को समझते समय सबसे पहले हमें पता है कि जहां पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं वहां पर फ्रिक्शन आता है। करेक्ट। ये देखो, ये जमीन के ऊपर एक बॉक्स रखा है। तो भाई ये जमीन के ऊपर जो बॉक्स रखा है, इसके बीच में और जमीन के बीच में जो सरफेस है वो अगर स्मूथ नहीं रहेगा, है ना, स्मूथ नहीं रहता सरफेस, तो वहां पर फ्रिक्शन आता है। इसको अगर माइक्रोस्कोप से अपन देखेंगे, अगर तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये जो सरफेस है ये ऐसा 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 इरेगुलर होता है, और ये नीचे वाला सरफेस भी ऐसा इरेगुलर होता है ना, ऐसा। तो ये इरेगुलरिटी होती है, एक दूसरे के अंदर ऐसा फंस जाता है ये, तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर बेटा ये मूव नहीं कर पाता, रिलेटिव मोशन को रोक देता है। नहीं समझे? हाँ, जो सरफेस है वो इरेग्युलर है। इरेगुलरिटी क्या करती है, सरफेस को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करने देती। और यही कारण है कि फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स। क्या करता है ये? अपोज करता है। तो ये अपोजिंग फोर्स है। किसको अपोज करता है रे दोस्त? रिलेटिव मोशन को। अब आप बोलेंगे रिलेटिव मोशन को अपोज क्यों करता है? मोशन सिर्फ नहीं बोल सकते क्या? तो हाँ, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ये ऊपर वाला मूव करना चाहता है राइट में, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर वाले पे, लेफ्ट में लगेगा, है ना। वो ये नीचे वाला अगर फिक्स्ड है एक जगह पर, तो ये नीचे वाला ऊपर वाले को रोकेगा। इसका उल्टा, अगर नीचे वाला राइट में मूव करना चाहता है तो ऊपर वाला इसको रोकेगा। इसलिए रिलेटिव मोशन का है, क्या कहा है? रिलेटिव मोशन। ठीक है। तो रिलेटिव मोशन को ये अपोज करता है फ्रिक्शन। अब दोस्तों, फ्रिक्शन अगर रोक रहा है एक दूसरे के मोशन को, अगर ये रोक रहा है, तो अब इसमें दो प्रकार के फ्रिक्शन देखे जाते हैं। ओके। तो फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी को डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। ध्यान से सुनो। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तब स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पर है। ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब रिलेटिव मोशन होता है दोनों के बीच में और फिर भी वहां पर फ्रिक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, तो ये घसीटना मतलब ही काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो उसको एक रस्सी बांध दो और उसको खींचो, तो आपको उसको ज्यादा खींचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। करेक्ट। तो घसीटते हुए किसी चीज को लेके जाते हैं तो वो कौन हो गया? काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि एक बॉक्स रखा है, आप उसको धक्का मार रहे हो और वो जगह का हिल ही नहीं रहा है, मतलब कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। चलो, तो पहले शुरू कर देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसकी शुरुआत करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, बट स्टैटिक फ्रिक्शन में देखा गया कि बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगता है ना। तो यहां पर जो इरेगुलरिटी है, वो इरेगुलरिटी और ये नॉर्मल रिएक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन उतना ज्यादा उस पर एक्ट करेगा।
लेकिन ये दोनों का कांटेक्ट जितना अच्छा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये देखा गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एक कोएफिशिएंट, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम देते हैं जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, और यहाँ पर ये स्टैटिक होने के कारण इसको म्यू एस भी बोल सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। फटाफट फॉर्मूला लिख लो, चलो फास्ट कमान। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लगता है जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों के बीच में। ओके, अब इसका डायरेक्शन का भी बात करेंगे। विधी टेस्ट नाही दिली बेटा तू? सर मला मिळालीच नाही, कुठे होती? मी फ्री मुक्ताला पण टेस्ट, विचारलं. फ्री मटेरियल में फ्री टेस्ट के अंदर थी। सर मैं आज देते. हाँ आज देना। तृप्ति के अच्छे मार्क्स आए, 162 आ रहे हैं इसके, तृप्ति के। वेरी गुड, मुक्ता के भी अच्छे हैं लेकिन बढ़ा नहीं मुक्ता, मार्क्स हमारे बढ़ने चाहिए। सर हाँ बेटा, तर टेस्ट मध्ये डाउट्स पण आहेत. हाँ टेस्ट के डाउट्स लूंगा ना मैं, डोंट वरी। ओके ओके ये इनको पहले टेस्ट देने दो, तुम लोग देना आज। तो आज देना टेस्ट, दुसऱ्या नंबरवरून देना। थांब एक मिनिट, तुला मी एक हे सांगतो। हाँ हो, पण तुझी पूर्ण नाही झाले ना? केला का? अच्छा, बरं जाऊ दे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन तो बड़ा सिंपल है बेटा। देखो फ्रिक्शन समझने में बहुत आसान है, अप्लाई करने में बहुत डिफिकल्ट है, पहले बता रहा हूं। फ्रिक्शन समझने में बड़ा आसान है, अप्लाई करने में टफ है, और इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना इसका एप्लीकेशन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या देखा हमने कि फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, और इसका कोएफिशिएंट होता है म्यू एस, जो उस सरफेस पे कैसे है इरेगुलरिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है आपको जनरली कैसे देते हैं, 0.1, 0.5, 0.8 ऐसी हो सकती है इसकी वैल्यू, है ना। जनरली 0 पॉइंट समथिंग रहता है, जनरली रहता है ऐसा, है ना। नाउ
अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब इसके बारे में, है ना, इसके कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। पहले ये बात को समझते हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे है, इसके बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट समझेंगे। नंबर 1 कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लगता किधर है, उसका डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा है इसको, मुझे बताओ कि सॉरी बेटे, ये है सरफेस, इसके ऊपर हमने इस ब्लॉक को रखा। एक छोटा सा बच्चा इसको यहां से फोर्स लगा रहा है, ओके, एक छोटा बच्चा इसको फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो बॉक्स है बड़ा हेवी है, हाँ, ये बॉक्स है और ये इसको धक्का मार रहा है यहां से। तो ये फोर्स लगा रहा है लेकिन बॉक्स जगह से नहीं हिल रहा है, क्यों? क्यों? उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन है, इसीलिए, है ना। तो छोटा बच्चा इसको फोर्स लगा रहा है लेकिन ये जगह से नहीं हिल रहा है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट में या राइट में? अरे भाई, फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में लगेगा या राइट में? बोलो, लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में या ऑपोजिट टू राइट द में? बोलो, फोर्स। लेफ्ट में लगेगा। अरे उसको हाँ, अपोज ऑपोजिट टू द ना, फोर्स। अरे उसको अपोज करना चाहिए ना फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में लगेगा फ्रिक्शन, है ना। ये राइट में कौन लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा था, राइट में। तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगा, लेफ्ट में लगा। ओके जी, हाँ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा लेफ्ट में, उसको अपोज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो डायरेक्शन इसका अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स लगा, करेक्ट, है ना। तो बेसिकली डायरेक्शन लेफ्ट में लगा, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा एग्जांपल, एक ट्रक है और ये ट्रक के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, मास m। अब ट्रक आगे चल रहा है, ठीक है, ट्रक चल रहा है आगे और मास उसके साथ साथ ट्रक पे रखा है, तो मास उसके साथ साथ जा रहा है। तो मास के ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा? क्वेश्चन समझ में आया, है ना। कि भाई ट्रक है, ट्रक जा रहा है राइट में, मास भी जा रहा है राइट में उसके साथ साथ, ठीक है। मास ट्रक के साथ साथ जा रहा है। क्या मास के ऊपर पहले तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या नहीं है? क्या मास के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या नहीं है? आहे। तृप्ति, है या नहीं है? आहे। हाँ, किधर है? ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ ट्रक अपोजिट टू द फोर्स। मोशन। अच्छा, सर राईट साइड, राइट साइडला, क्यों? कारण की ट्रक पण पुढे चाललाय, बॉक्सला पण पुढे फोर्स पाहिजे, नाहीतर बॉक्स मागं पडेल आणि ट्रक पुढे जाईल असं. फ्रिक्शनल फोर्स मास के ऊपर जो लग रहा है, वो फ्रिक्शन अगर नहीं रहता तो क्या होता? करेक्ट, कि अरे भाई अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं रहता तो बेचारा ब्लॉक जो है वो अपना अपना अपनी ही जगह पर रहता, ट्रक आगे चला जाता। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्रक आगे जा रहा है, मास अपनी जगह पे रेस्ट पे था। अगर फ्रिक्शन अप्लाई हुआ तो अब रिलेटिव मोशन किधर हो रही है, देखो ना, ये
ट्रक आगे जा रहा है, इसका मतलब मास पीछे जा रहा है, ऐसा उल्टा सोचो। ट्रक आगे जा रहा है, इसका मतलब मास पीछे रह रहा है। मास को आगे लेके जाने के लिए फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। सिंपल भाषा में समझाया मैंने। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि मास को आगे लेके जाने वाला कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। मास को आगे लेके जाने वाला कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो मास पीछे छूट जाता। इसका मतलब हमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लेते समय एक मूल मंत्र देता हूं, एक फॉर्मूला देता हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा किधर। तो आपको ये बात याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ frictional force is always opposite to the tendency of object to move with respect to surface in contact. अब ये मैंने जो लिखा थोड़ा सा इंग्लिश में और टेक्निकल भाषा में लिखा है, थोड़ा इसको समझते हैं आसान भाषा में। हाँ, देखिए क्या लिखा है हमने। हमने लिखा है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहता है? इज ऑलवेज अपोजिट। किसके अपोजिट? टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मूव। ऑब्जेक्ट की मूव करने की टेंडेंसी किधर है? उसके अपोजिट में। विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इन कांटेक्ट। उसके साथ कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है? उसके साथ कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है? तो ये ट्रक उसके कांटेक्ट में था, तो उसकी टेंडेंसी किधर मूव करने की थी? लेफ्ट में। अरे भाई, ट्रक अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर ट्रक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो मास किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड में जा रहा है ना। इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट में। ये बात समझ आए? ट्रक जा रहा है राइट में, तो इसका मतलब मास जो है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता था तो मास अपनी ही जगह पर रहता था। इसका मतलब ट्रक के रेस्पेक्ट में वो लेफ्ट में जा रहा है ना। अगर ट्रक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ग्राउंड का भूल जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि मास का रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है? लेफ्ट में, और इसीलिए फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है ना, कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मूव विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है, तो इस केस में फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हुआ पहला कि स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता है ना। फटाफट लिखते जाओ, फास्ट रनिंग नोट्स बनाते जाओ। क्या क्या लिखा हमने? तो ये पहला चीज लिखा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर लेना है? अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मूव विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इन कांटेक्ट। उसके अपोजिट में लगेगा फ्रिक्शन। और एक दो एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है।
चलो फटाफट लिख लो। बेटे इस केस में अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है M1 की, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, तो M1 को अगर मैं मैदान में ले लूं, ध्यान से सुनना सब लोग, M1 को मैं मैदान में ले लिया हूं, M1 के ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स, M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स है, ओके, फ्रिक्शन का फोर्स है, और M2 और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन है। अब बस मुझे फ्री बॉडी डायग्राम M1 की ड्रॉ करनी है। हाँ, अच्छा, अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तो मुझे बताओ कि M2 अगर एक्सटर्नल फोर्स से अगर राइट में जाएगा तो M1 के ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा? यस बोलो विधि। लेफ्ट में। लेफ्ट में लगेगा, क्यों? तो इसका मतलब M1 के ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स M1 पे लगने के कारण M1 लेफ्ट में जाएगा, करेक्ट? ऐसा कहना है आपका? हाँ जी बोलो। M1 के ऊपर मेरे दोस्तों, अरे फिर से सर वही तो इधर केस भी हो गया, कुछ- ये ट्रक वाला ही तो केस हो गया। ट्रक आगे जा रहा है, M को साथ में लेके जा रहा है, फ्रिक्शन है उनके बीच में, इसलिए फ्रिक्शन राइट में लगेगा। तो यहां पर भी तो वही होगा कि M2 जो है वो एक्सटर्नल फोर्स से राइट में जाएगा, तो M1 के ऊपर भी फ्रिक्शन का फोर्स राइट में ही लगेगा। उल्टा सोचो कि M1 का M2 के रेस्पेक्ट में टेंडेंसी पीछे रहने का है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो M1 पीछे रह जाता, तो इसका मतलब उसका टेंडेंसी पीछे जाने का था, फ्रिक्शन उस टेंडेंसी के अपोजिट में लगता है, इसलिए राइट साइड में लगेगा फ्रिक्शन का फोर्स। बोलो समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? इधर फोर्स F1 है ऐसा मान लेते हैं, क्लियर बेटा? अब फ्रिक्शन का फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार इक्वल एंड अपोजिट रहता है, और इसीलिए अगर फ्रिक्शन का फोर्स F1 M1 के ऊपर लगा तो M2 के ऊपर वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और इसीलिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 अगर ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो M2 ने M1 को राइट साइड में खींचा, तो M1 ने M2 को लेफ्ट साइड में खींचा, उतने ही फोर्स F1 से। ये बात कितने लोग को समझ में आई? फ्रिक्शन का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। तो M1 M2 के बीच में जो फ्रिक्शन का फोर्स है दोस्तों, M2 M1 को फ्रिक्शन से राइट में लेके जा रहा है और M1 M2 को उतने ही फोर्स से रोक रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। और इसलिए M2 के ऊपर फ्रिक्शन का ये F1 जो फोर्स था वही लेफ्ट में लगेगा। मुक्ता ये समझा लॉजिक? यस सर। विधि यस सर। ये समझा? ओके, अब चलते हैं यहां पर। ग्राउंड, ये है अपना ग्राउंड, करेक्ट? दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज M2। अब M1 को भूल जाओ,
M1 को पूरी तरीके से भूल जाओ। अब किसकी चर्चा हो रही है? M2 एंड ग्राउंड की, ठीक है। M2 एंड ग्राउंड की अगर चर्चा करें तो एक्सटर्नल फोर्स M2 को किधर खींचेगा? राइट साइड में खींचेगा। क्या धरती उसको रोकेगा? हाँ, इसलिए धरती उसको फ्रिक्शन से रोकेगा तो उसका फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट में। ये बात समझ में आई? ये फोर्स होगा F2। ये समझे या नहीं समझे? M2 और ग्राउंड में M2 की टेंडेंसी किधर जाने की है? राइट साइड में, और इसीलिए ग्राउंड उसको रोक के रखेगा, तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना हुआ? F2। अब F2 का इक्वलेंट अपोजिट फोर्स किधर लगेगा? किसके ऊपर लगेगा? कोई बोलेगा? करेक्ट, ग्राउंड पे लगेगा M2 की वजह से। विधि समझा? F2 किधर लगेगा? F2 का इक्वलेंट अपोजिट फोर्स किधर होगा? F2 का इक्वलेंट अपोजिट फोर्स किधर होगा? बोलो, कौन बोलेगा? बोलो, अरे भाई बोलो, कोई तो बोलो, कोई भी बोलो, चलो। सर ग्राउंड पे हाँ, किधर लगेगा? उल्टी डायरेक्शन, F2 के उल्टे डायरेक्शन, हाँ, राइट मतलब राइट। समझे क्या? हाँ, ओके। तो ये हुआ M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इधर हम लिखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रिक्शन acts in action reaction pair, acts in action reaction pair on different objects। एक ऑब्जेक्ट पे दोनों नहीं लगाना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगाना है। ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स friction acts in action reaction pair on different objects which are in contact with each other। जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जैसे M1 M2 एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो एक फ्रिक्शन का फोर्स लगा M1 के ऊपर, वही उतना ही उसका एग्जैक्टली अपोजिट किसके ऊपर लगा? M2 के ऊपर। समझा? ओके। तो M1 के ऊपर जितना फ्रिक्शन लगा उसका इक्वलेंट अपोजिट लगा, लेकिन किसके ऊपर? M2 के ऊपर। कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, बोलते हैं सर M1 के ऊपर फ्रिक्शन लगा, चलो इसको इक्वलेंट अपोजिट लगा देते हैं M1 के ऊपर। M1 के ऊपर नहीं लगाना है, M2 के ऊपर लगाना है। ध्यान से इसको लिख लो फटाफट, चलो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन का एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त तरीके से आना चाहिए। जिसको फ्रिक्शन का एप्लीकेशन आ गया तो समझो आपका काम हो रहा है, आपका सीट पक्का होने जा रहा है। तो मेडिकल कॉलेज में किसी ने पूछा आपसे अगर कि नीट में कितने मार्क्स आए थे, तो आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि हम एजेंट से आए थे। वो अपना पोटेंशियल वाला एग्जाम्पल याद रखना।
तो ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर में फ्रिक्शन एक्ट करता है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, ये कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, इस बॉक्स को यहां से हम खींच रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स यहां से लग रहा है, हम खींच रहे हैं इसको, और यहां पर ये ग्राउंड है दोस्तों। ओके, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया राइट साइड में, फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट में लगेगा। अरे भाई एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है? बोलो बोलो, एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है? राइट। राइट में। फ्रिक्शन किधर लगेगा मुक्ता? ऑपोजिट साइड। मतलब लेफ्ट में। हाँ। हाँ, तो ये है फ्रिक्शन का फोर्स, पीछे की तरफ लग रहा है F, ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स F है। ये सुनो दोस्तों, अगर मैंने यहां पर एक छोटा बच्चा भेजा, छोटे बच्चे को बोला खींच, वो गया, खींच रहा है, या, या, है ना, उसको खींचा ही नहीं जा रहा है, बहुत हेवी है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन है वहां पर, ठीक है। तो उसने जो फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल उसने जो फोर्स लगाया वो लगाया मान लो कि 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन उसने फोर्स लगाया, लेकिन ये जगह का हिला नहीं। ओके, फिर मैंने दूसरा एक बच्चा भेजा, बोला कि दोनों मिलके अब खींचो उसको, तो उसका एक फ्रेंड गया, अब दोनों मिलके उसको पकड़ के खींच रहे हैं, दोनों का मिला के टोटल फोर्स हो गया 20 न्यूटन, लेकिन फिर भी बॉक्स जगह का हिला नहीं। ओके, फिर मैंने तीसरा बच्चा भेजा, तीनों ने मिलके 30 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर से ये जगह का हिला नहीं। फिर मैंने चौथा जब बच्चा भेजा तो 40 न्यूटन फोर्स लगाने पर ये बॉक्स हल्का सा, थोड़ा सा जगह से हिलने लगा। जब 5 एक साथ खींचने लगे तो अब ये मूव करने लगा, अब ये मूव किया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि जब पहले, सबसे पहले एक ही बच्चा इसको खींच रहा है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। कितना लगेगा फ्रिक्शन? 10 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि इसको अपोज कितना फोर्स ने करना चाहिए? 10 न्यूटन ने ही तो करना चाहिए। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नीचे कौन होगा? mg, ऊपर कौन होगा? नॉर्मल रिएक्शन, राइट में कौन होगा? एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन, तो लेफ्ट में फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये जगह का हिला नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब 10 न्यूटन को कैंसिल कौन करेगा? 10 न्यूटन, और इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये पहले केस में कितना? 10 न्यूटन, है ना। तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है दोस्तों वो 10 न्यूटन ही रहेगा पहले केस में। अब जब मैंने दोनों बच्चे भेजे थे 20 न्यूटन, तो अब क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया? हाँ बढ़ गया। कितना हुआ? 20 न्यूटन। मतलब उसने
हमने कुछ भी नहीं, वो फ्रिक्शन ने अपने आप को चेंज कर लिया, देखो ना, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है वो खुद को ही, देखो, है ना। जब हमने 3 बच्चे भेजे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बढ़ गया? हाँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 13 न्यूटन हुआ। ये mg और नॉर्मल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। एक्सटर्नल फोर्स जैसे जैसे बदल रहा है, फ्रिक्शन अपने आप को वैसे वैसे उतना ही बदल रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी हाँ, ओके। अब दोस्तों, जब मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया एक्सटर्नली, तो ये हल्का सा मूव करने लगा, मतलब अब फ्रिक्शन की लिमिट है। क्या हम इस एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो क्या फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा? नहीं, उसकी एक लिमिट है ना। उसकी एक लिमिट है कि भाई आप ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये हल्का सा मूव करने लग जाएगा, है ना। और उससे ज्यादा अगर फोर्स हमने लगाया तो उसका फ्रिक्शन उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। ऐसे फ्रिक्शन के मैक्सिमम फ्रिक्शन को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? ये बात कितने लोग को समझ में आई? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? हमने फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है उसका। कैसा नेचर है? सेल्फ एडजस्टिंग है। वो एक्सटर्नल फोर्स के अनुसार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या कम ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल कम ज्यादा हो सकता है ना। और एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहेगा, ओके, जब तक वो अपने जगह से मूव नहीं करता तब तक, है ना। हल्का सा मूव कब करना? जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। ये कंडीशन जो है वो कब आएगी? जब फ्रिक्शन का अब मैक्सिमम लेवल तक वो पहुंच गया। अब यहां तक आया है पानी, अब बस डूबने ही वाला है, ऐसा, है ना। तो अब मैक्सिमम लेवल तक आ गया। वो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इनके बीच में पॉसिबल है, ऐसे फ्रिक्शन के फोर्स को क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन दोस्तों, इधर लिखते हैं कि इससे हमें क्या समझा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसी को एफ एल सिंबल से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। कि मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है दो बॉडीज के बीच में, ओके। तो उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला हमने जो पहले लिखा है वही फॉर्मूला है म्यू एन। कुछ समझ में आया? तो हमने जो फॉर्मूला एक्चुअली में इससे पहले लिखा था म्यू एन, वो किसका फॉर्मूला था? लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला था। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो भी रहेगा उसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर लगेगा। तो क्या फ्रिक्शन का फोर्स इससे कम हो सकता है? पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। समझे? क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे कम हो सकता है? हाँ। क्या इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं। नहीं। बात समझ में आई? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर समझा सबको? फ्रिक्शन कैसा है? अपना स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग। लिख लो।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, ये बात हमने यहाँ पर समझी। तो सबसे पहला फ्रिक्शन का मुद्दा 1 2 3 ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने फ्रिक्शन के बारे में समझे। पहला क्या था पॉइंट, बोलो पहला पॉइंट क्या था? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होती है? अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। उसके साथ जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उसके रेस्पेक्ट में वो किधर जाना चाहता है, किधर जाने की टेंडेंसी रखता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। ये हमने समझा पहला। दूसरा, फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। फ्रिक्शन कैसा होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर में। लेकिन एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाना है, दो अलग अलग चीजों पे लगता है। एक के ऊपर एक्शन तो दूसरे के ऊपर रिएक्शन, ये याद रखना। हाँ, एक्शन और रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग चीजों के ऊपर रखती है। तो यहां पर देखा हमने M1 M2 ग्राउंड था, तो M1 के ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स राइट में लग रहा था, तो M2 के ऊपर किधर लगेगा? लेफ्ट में लगेगा, F1। लेकिन M2 और ग्राउंड में M2 किधर जा रहा है? राइट में, इसलिए ग्राउंड उसको किधर अपोज करेगा? लेफ्ट में, इसीलिए F2 लगा पीछे की तरफ। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब हुआ कि वहां पर एक्सटर्नल फोर्स जैसे जैसे बदलेगा तो फ्रिक्शन भी वैसे वैसे बदलेगा। लेकिन कब तक बदल सकता है वो? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही, लिमिटिंग फ्रिक्शन या उससे नीचे के लिए। जैसे ही उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आ जाता है उसके बाद भले ही एक्सटर्नल फोर्स कितना भी क्यों ना रहने दो, मान लो कि यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन है, ये FL है मान लो। अब अगर अपन 50 न्यूटन का फोर्स बाहर से लगा देंगे तो क्या फ्रिक्शन 50 होगा? नहीं, फ्रिक्शन उतना ही रह जाएगा। कितना? 40 ही रह जाएगा। तो 50 राइट में, 40 लेफ्ट में। ये बात समझ में आई सबको? क्लियर? शाबाश। चलो, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखो, 10 kg ब्लॉक kept on ground with coefficient of friction 0.6. Find the limiting friction। पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ढूंढना है। सेकंड, रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू नॉट मूव ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दस kg का ब्लॉक हमने ग्राउंड पे रख दिया विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6। फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, पहली तो बात। दूसरा, रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू नॉट मूव ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एकदम सिंपल क्वेश्चन। 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नीचे कौन होगा? mg जो होगा 100, ऊपर होगा नॉर्मल रिएक्शन। मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स राइट में लग रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है।
ओके, सो वेरी सिंपल। सबसे क्या नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg होगा इस केस में? हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर mg है तो क्या नॉर्मल रिएक्शन 100 हो गया दोस्तों? हाँ, n माइनस mg या इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा हमने कहा लिया था? चलती हुई लिफ्ट के अंदर, याद है ना? है ना? यस, चलती हुई लिफ्ट के अंदर वहां पर n माइनस mg या फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में वगैरह ऐसा लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर वो जमीन पे एक जगह मस्त बैठा हुआ है तो नॉर्मल mg को कैंसिल कर रहा है, तो n इक्वल्स टू mg। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा दोस्तों यार? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू n। क्या होता है? म्यू n। तो म्यू है अपना 0.6 इंटू 100, आंसर आया 60 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना ऑफर कर सकता है, तो इसका मतलब 60 या 60 से कम अगर एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तो रेस्ट पे रहेगा, तो उसका रेंज क्या होगा? तो एकदम सिंपल, उसका जो रेंज रहेगा तो वो रेंज है 0 से लेकर 60 तक। एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन या उससे कम 0 तक हो सकता है, ये उसकी रेंज है। कुछ समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर ब्लॉक है 5 kg का एंड द एंगल इज 53 डिग्री। आपको बोला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन such that block is just about to slip down। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक मास रखा है हमने 5 kg 53 डिग्री पर। आपको बोला है कि ऐसा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सच दैट द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप डाउन। जस्ट अबाउट टू स्लिप डाउन मतलब बाउंड्री कंडीशन दे रहे, मतलब इसका मतलब फ्रिक्शन का फोर्स कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम, है ना? इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे? मुक्ता बोलो, फ्री बॉडी डायग्राम इसकी। mg। हाँ, तो mg हम इंक्लाइन प्लेन पे mg नहीं लगाते, जनरली मैंने बोला है कि उसके दो कंपोनेंट्स ही लगाना है। हाँ, mg सही बात है, तो mg के दो कंपोनेंट्स बोलो। mg sin थीटा इंक्लिनेशन कडे आणि mg cos थीटा। शाबाश, इधर लगेगा mg sin थीटा, इधर कौन? mg cos थीटा। mg cos थीटा, शाबाश। इधर कौन? नॉर्मल ऑपोजिट टू mg cos थीटा। शाबाश। और क्या फ्रिक्शन उसको रोकना चाहेगा? हाँ, विधि किधर लगेगा? विधि In upward direction. करेक्ट, इधर लगेगा फोर्स। क्या वो लिमिटिंग होना चाहिए? Yes, sir. क्यों? क्यों? उससे कम नहीं होगा क्या? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दी है, जस्ट अबाउट टू स्लिप डाउन, मतलब अब बस नीचे ही आने वाला है, मतलब फ्रिक्शन की अब लिमिट पहुंच गई है। समझा? इसका मतलब हमने पहचाना कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए? लिमिटिंग ही होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा? हाँ,
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू mg sin थीटा। बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या म्यू एन होता है? हाँ, इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों? mg sin थीटा। एग्रीड? जी हाँ। तो यहां से म्यू अकेला छोड़ के mg sin थीटा अपॉन n करेंगे। क्या नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है? यहां पर कोई बोलेगा मुझे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? करेक्ट, mg cos थीटा के बराबर रहेगा नॉर्मल। mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, n इक्वल्स टू mg cos थीटा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही। तो इधर n की जगह लिख देते हैं mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। mg कैंसल, साइन बाय cos tan थीटा। तो ये म्यू बना आपका tan थीटा। तो tan 53, tan 53, 345 याद आया? तो ये एंगल कितना होगा? 53। तो 53 का tan क्या होगा? अपोजिट बाय एडजेसेंट 4/3। कुछ समझ में आया? इज दैट क्लियर सबको? तरीके से ठीक है दोस्तों। बेटे कितने लोगों को समझ में आया ये चीज? क्लियर है? शाबाश। अभी सुनो,